दोषी के खिलाफ कार्रवाई, उसके लिए आपने फिर दोबारा से प्रयास किया नहीं? मैं ही प्रयास करूं? मेरा दुपट्टा गिरा, मुख्यमंत्री जी को सह सम्मान मुझे मेरा दुपट्टा उड़ाना चाहिए था कि बेटा ये पैरों की में नहीं, तेरे सर का ताज है, हिंदुस्तान की लाज है और तेरे सर का ताज है, इसे तेरे सर पे होना चाहिए, मेरे कदमों में नहीं। मैं क्यों मिलूं? मिलना तो सीएम साहब को चाहिए। दुपट्टा ऐसे तो है नहीं सर कि मैं कोई स्टंट कर रही थी, ये दुपट्टा मेरा कोई ऐसा है कि मैं हर किसी के सामने गिरा दूं। मैंने सब करके देख लिया, 3.5 महीने हो चुके थे, 3 फरवरी को घटना घटी है मेरे पति के साथ, कुछ हुआ नहीं। इसीलिए सीएम साहब, मैंने कहा शायद सीएम साहब है, पूरा अमला बैठा है, कलेक्टर बैठे हैं, जिला कलेक्टर बैठे हैं, एसपी डीएसपी सब है, अभी आदेश दे देंगे तुरंत मेरा काम हो जाएगा, इसलिए उनके सामने गुहार लगाई थी। मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मुख्यमंत्री को ठेस पहुंचे, सिर्फ ये चाहते थे कि न्याय मिले? जी, हड़बड़ाहट में नहीं, मुख्यमंत्री जी वहां सिर्फ अपनी तारीफ सुनने आए थे। वो जो बंदे उन्होंने खड़े किए थे वो हमारे आसपास के गांवों के भी नहीं थे, हमने पूरी छानबीन की है, वो बीजेपी के बंदे थे, वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने आए थे। जो तारीफ कर रहे थे वो तो ठीक है, तारीफ नहीं कर रहे थे उनको बैठ जा बैठ जा बैठ जा। औरतों को तू करके बात करते हैं, तो फिर ये बताओ, कोई भी औरत है, आप तू करके कैसे बात कर सकते हैं? बैठ जा माई, बैठ जा माई, तू क्या करिए, चुप चुप बैठ बैठ। तो ऐसे वो तो तारीफ सुनने आए थे, तो अब देखो तारीफ तो ऐसे तो कर नहीं सकते, अगर आप कुछ करते नहीं हो तो मैं ऐसे आपकी तारीफ कैसे कर दूंगी? तो सीएम साहब तो अपने बंदे लेके आए थे साथ तारीफ सुनने के लिए। मैंने कहा चलो सीएम साहब आ रहे हैं, मैं सरपंच हूँ, यानी अतिथि देवो भव, क्या है भारत की ये है परंपरा है कि अतिथि देवो भव, मेरे गांव में आ रहे हैं तो मैं स्वागत करूंगी उनका। हाँ, आज मैं माफी मांगती हूँ अपने सरपंच भाइयों से कि मैं गलत साबित हो गई और सीएम साहब ने मुझे गलत साबित कर दिया। सीएम साहब ने कुछ ऐसी हरकत करी कि वो खुद गलत साबित हो गए। उसके बाद एग्रेसिव बिना हुए, बिना चुन्नी आपने गिराए, अगर आप बात करते थे क्या मुख्यमंत्री नहीं सुनते आपकी बात? नहीं सुनते, क्योंकि मैंने 10 मांगे लिख रखी थी और वो 10 मांगे मैं पढ़ने वाली थी कि नहीं मैं तो एक ही मांग पूरी करूंगा। फिर मैंने कहा चलो सर 2 तो करके जाओ। फिर मैंने कहा मेरी अब समस्या सुनो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं गांव की सरपंच हूँ, मेरे पति को सार्वजनिक जगह पे पीटा गया, तो मेरे ऊपर ये था कि आप मंच पे सरेआम बीजेपी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करते ही आपके पति पे जो धारा 452 है वो टूट जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत नेक आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत सच्चे आदमी है, इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मैं इनसे प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन करती हूँ, फिर ये आएंगे आपके घर खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे न्याय चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए कि सब फिर सारी दुनिया, जो भारत में जो 150 करोड़ लोग हैं, अगर बीजेपी में जाएंगे तो इनको न्याय मिलेगा। जैसे कि वहाँ स्टेज पे आपने चुन्नी डाल दी, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह से प्रशासन का उनका प्रशासन का रवैया था? मुख्यमंत्री जी कुछ तो बोल के गए होंगे उसके बाद भी आपको? मुख्यमंत्री जी तो ये बोल के गए, ले जाओ इसको, राजनीति कर रही है, गिरफ्तार करो इसको, ये बोल के गए हैं। मुख्यमंत्री जी यही बोल के गए थे और मुझे गिरफ्तार किया गया, फिर मुझे नजरबंद रखा गया शाम तक। मैं कोई आतंकवादी नहीं थी, अपनी मांग बता रही थी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बाप जब शाम को घर आता है तो वो बताता है ना कि आज दिन में मेरे साथ बड़े भाई ने ऐसे किया या कुछ किया, तो वो शिकायत करेगा। तो वैसे ही मैंने उनको बोला था आप मेरे पिता तुल्य हो। नमस्कार। एक चर्चा बहुत हुई थी कि सिरसा में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान एक महिला थी सरपंच, जिन्होंने अपनी चुन्नी एक तरह से उनके चरणों में डाल दी थी, एक तरह से रास्ते में डाल दिया था। उस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा में चर्चा हुआ था। वो महिला हमारे साथ है, नैना झौड़ है, जो कि वहाँ के सरपंच भी है। इनसे पूरा उस विषय पे हम बातचीत करेंगे, क्या मामला था और ऐसी नौबत क्यों आई थी कि एक महिलाओं की इज्जत होती है, चुन्नी उसको नीचे डालने की नौबत आई थी, और उसको लेकर पूरा का पूरा हरियाणा में ये हुआ था कि एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी चुन्नी रख दी अपनी समस्या सुनाने के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस समस्या नहीं सुनी। हम पूरी उसमें डालेंगे कि क्या मुद्दा था, कैसे बातचीत हुई थी और क्या ऐसा मामला था कि जो मैडम को अपनी चुन्नी नीचे डालनी पड़ी, उस पर हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम, जैसे कि सिरसा में कार्यक्रम था और आप द्वारा रखा गया था मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, जैसे जनसंवाद कार्यक्रम, जनसंवाद में मैं एक तरह से लोगों की समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री आए थे, तो थोड़ा सा ब्रीफ करिए कैसे प्रोग्राम था, क्या था, कितने लोग आए थे, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। 1500 करीब लोग आए थे जी। सबसे अच्छा प्रोग्राम यही हुआ था जहाँ ना मुख्यमंत्री जी को कोई काले झंडे दिखाए गए, ना ही कोई मुर्दाबाद के नारे लगे। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि राजा आ रहे हैं तो आप प्रजा के पास चल के आ रहे हैं, हमें उनसे मांगना है कुछ, हमें कॉलेज मांगना है, हमें हॉस्पिटल मांगना है। बहुत बड़ा गांव है, बॉर्डर पे है, कोई सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, बहुत मतलब गंदी हालत है, स्कूल है तो स्कूल में स्टाफ नहीं है।
तो मैंने कहा जब आए रहे हैं तो हम उनसे मांगेंगे, हम क्यों सोचें कि ये उस पार्टी के हैं या उस, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है, यानी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय हैं। इनका एक सरपंच होने के नाते मैं इनका गांव में स्वागत करूंगी, विरोध नहीं करूंगी। बाकी सब सरपंच इनका विरोध कर रहे थे, हर जगह इनके मतलब डांग सोटे खड़क रहे थे जी। एक मेरा ही गाँव था जहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ था। इनको 7 दिन पहले तक मैं और मेरे हस्बैंड रात को 1-1 बजे तक सोते थे। इनके दौरे की प्लानिंग होती थी, कभी कोई अफसर आता था, कभी कोई अफसर आता था। 2 दिन तक हमने इनके 400 लोगों के स्टाफ को खाना खिलाया है, नाश्ता कराया है, सुलाने की प्रबंध किए, नहलाने धुलाने सब प्रबंध किया है। अपनी पर्सनल जगह दी इनके हेलीपैड के लिए। तो मैं मेरे ऊपर ये था कि आप मंच पे सरेआम बीजेपी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करते ही आपके पति पे जो धारा 452 है वो टूट जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत नेक आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत सच्चे आदमी है। इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मैं इनसे प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन करती हूँ, फिर ये आएंगे आपके घर खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे न्याय चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए कि सब फिर सारी दुनिया, जो भारत में जो 150 करोड़ लोग हैं, अगर बीजेपी में जाएंगे तो इनको न्याय मिलेगा। तो जैसे कि जनसंवाद कार्यक्रम था, आपने रखा, लगभग 1500 के करीब लोग थे। आपके मुख्य क्या मांगे थी जो आपने ये सोचा था कि मुख्यमंत्री आएंगे तो मैं उनसे वो मांगे मनवाऊंगी? जी, एक तो पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करना था, एक सब यार्ड चाहिए था, एक बस स्टैंड चाहिए था, एक जी लड़कियों के लिए कॉलेज चाहिए था, लड़कियों के लिए अलग ग्राउंड चाहिए, और काफ़ी छोटी-मोटी और चीज़ें भी, बहुत सड़कें थी, गाँव के चारों की फिरनी थी, और जो बहुत सारे मामले थे। मतलब हाँ, उसी बहुत में जैसे सरपंच एक तरह से सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, वहीं पे आप एक सरपंच की जिसने अपने द्वार पे अपने मुख्यमंत्री को बुलाया उम्मीद के साथ। हमारे गांव में नशा बहुत फैल चुका है, जिसे चिट्टा बोलते हैं, उसकी चपेट में 60% युवा है। तो नशा मुक्ति केंद्र चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र नहीं चाहिए तो जो पीएचसी को आप सीएचसी में कन्वर्ट करना चाहते थे, वहीं एक डॉक्टर और एक काउंसलर बिठा देते और नशे के लिए दवाइयां मतलब उपलब्ध करवा देते, नशा छुड़ाने के लिए बच्चों को वहीं। क्योंकि 15-15 साल के बच्चे आज चिट्टे में लगे हुए, कुछ माओ ने तो अपने बेटे खो ही दिए। मतलब पिछले साल लगभग 7-8 मौतें एक साल में हुई है चिट्टे की वजह से, बिल्कुल यंग एज के लड़के, 20, 22, 25। जो जैसे कि जितने भी सरपंच, बहुत सारे सरपंच एक तरफ सरकार के खिलाफ है, आप सरकार के पक्ष में, ऐसा क्या जो बाकी सरपंच खिलाफ है उनसे आपका विरोधाभास कैसे है? मैं सरपंचों के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं सरकार के खिलाफ हूं, मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं। अगर आगे इलेक्शन होंगे, कोई भी सरकार आएगी और यही नीतियां अपनाएंगी तो मैं उनके खिलाफ भी खड़ी होंगी। ये नहीं कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं। बाकी मैं सरपंचों के साथ हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं गई। मैंने कहा चलो सीएम साहब आ रहे हैं, मैं सरपंच हूं, यानी अतिथि देवो भव, क्या है भारत की ये है परंपरा है कि अतिथि देवो भव। मेरे गांव में आ रहे हैं तो मैं स्वागत करूंगी उनका, मेरे पिता तुल्य हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे मैं मांगूंगी। मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, बॉर्डर के पास है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़कें नहीं है। तो इतने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे थे, उस बीच में मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम रखा था, आपकी बातचीत भी हुई है मुख्यमंत्री जी से? नहीं सर, जिला कलेक्टर से होती रही है, वो तो एसडीएम साहब वगैरह आते रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की, हम उन्होंने कहा कि कोई काले झंडे ना दिखाए, कोई कुछ ना करे, उनको डर था। मैंने कहा वो आपकी जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं? कोई बीच में दूसरी पार्टी का बंदा आके काले झंडे दिखा दे, को कर दे, तो उसमें मैं सरपंच में कहाँ का ध्यान रखूंगी। लेकिन मैंने घर घर जाके, एक एक मोहल्ले में जाके लोगों को कन्विंस किया आने के लिए। हमने अपनी जीप घुमाई 4 दिनों तक, लोगों मतलब गांव, आसपास के गांव। आपने पूरी मेहनत की, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम सक्सेस हो और लोग आगे शिकायत सुनाए उसमें। जैसे मुख्यमंत्री जब आए थे वहां पे सिरसा पे, आपकी मुलाकात वहीं पे मंच पे हुई है या उससे पहले हुई थी? नहीं, मंच पे ही हुई थी। मैं सबसे ऊपर उठ के मैंने किया था, अपने सरपंच भाइयों से ऊपर उठ के इसलिए किया था। अगर मैंने कहा मुख्यमंत्री जी कॉलेज देख के जाते हैं मुझे, हमारे गांव को, तो 100 साल हमारे काम आएगा। अगर हॉस्पिटल देख के जाएंगे तो मेरे गरीब भाइयों के काम आएगा। अगर खिलाड़ियों के और लड़कियों को खेलने के लिए अलग ग्राउंड देके जाते हैं, किट देके जाते हैं, महिला कोष देके जाती है, तो प्रतिभाओं को मौका मिलेगा देश का, गांव का नाम रोशन करने का। मैंने ये सब सोचा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी भी पार्टी लेवल पे जाके, मैंने नहीं सोचा था। हाँ, आज मैं माफी मांगती हूँ अपने सरपंच भाइयों से कि मैं गलत साबित हो गई और सीएम साहब ने मुझे गलत साबित कर दिया। सीएम साहब ने कुछ ऐसी हरकत करी कि वो खुद गलत साबित हो गए।
जैसे कि आपने वहाँ पे बहुत सारे कागज़ात थे आपके पास और आप साथ ही साथ अपनी माँगें आप रख रही थी, पढ़ रही थी। हाँ जी। उसी बात एकदम से एग्रेसिव होके आपने चुन्नी डाल देती हैं और आप लोग बात करती हैं। आपको ये नहीं लगता कि अगर आराम से अगर बात करती तो मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हो सकती थी? आपने इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, आपने माँगें सब रख दी, उसके बाद एग्रेसिव बिना हुए, बिना चुन्नी आपने गिराए, अगर आप बात करते थे क्या मुख्यमंत्री नहीं सुनते आपकी बात? नहीं सुनते, क्योंकि मैंने 10 मांगे लिख रखी थी और वो 10 मांगे मैं पढ़ने वाली थी। तो सीएम साहब बोलते हैं ना ना ना, मैं तो एक ही मांग पूरी करूंगा। मैंने कहा नहीं सर। फिर मैंने थोड़ा सा हंसी मजाक भी हुआ था। मैंने कहा सर आप आए हो, राजा हो, 2 तो करके जाओ। कि नहीं मैं तो एक ही मांग पूरी करूंगा। फिर मैंने कहा चलो सर 2 तो करके जाओ। फिर मैंने कहा मेरी अब समस्या सुनो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं गांव की सरपंच हूँ। मेरे पति को सार्वजनिक जगह पे पीटा गया। खेल महाकुंभ था, उसमें पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मेरे पति को लौ की रोड से पीटा गया। 3 फ्रैक्चर है, अभी भी इनका आगरा में इलाज चल रहा है, अभी भी इनको दिखाना है। इनके ऊपर ही 452 लगा दी गई है। और जो अब बंदा बीच बचाव का हक तो दे रखा है ना, आत्मरक्षा का हक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है। तो इन्होंने आत्मरक्षा में अगर किसी को मामूली चोट लग जाती है, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, तलवारें थी, काप्पे थे, मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। तो बंदा छुड़वाने के दौरान 1-2 उनको हल्की चोट लग गई तो हम पे 452 लगा दी गई। उन्होंने अपने घर में खुद ईंट पत्थर अपने, अब ऐसे तो ये वकील साहब के चैम्बर में मैं बैठी हूँ, ये अपने तोड़ लेंगे शीशे और नहीं, मैं बोलेंगे। ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हाँ। जैसे मुख्यमंत्री को आपने बुलाया, हाँ। बड़ा अच्छा आपने कार्यक्रम रखा। जब आपके स्टेज पे मुख्यमंत्री आ गए, तो आपको ये लगता था कि अगर मैं यहाँ पे शिकायत नहीं रखूँगी मेरा पर्सनल, तो मुख्यमंत्री सुनवाई नहीं करेंगे? आपने जो आपकी खुद की समस्या थे, तो इतने आप सक्षम भी हैं, सरपंच आप एक तरह से जनता ने आपको चुना है, जनप्रतिनिधि हैं, पढ़ी-लिखी हैं, तो आप अपने बिहाफ़ पे भी अपनी कार्रवाई करा सकती थी और मुख्यमंत्री के जो उसमें इतना मतलब वो करने का क्या वो था आपका? तो ये तो ना नहीं ना, अपने बिहाफ पे मैंने सब कुछ करके देख लिया। जिला कलेक्टर के पास मैं चली गई, बड़े-बड़े मिनिस्टर के पास मैं चली गई, एसपी, डीएसपी सब प्रशासन से मिल चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। दुपट्टा ऐसे तो है नहीं सर कि मैं कोई स्टंट कर रही थी। ये दुपट्टा मेरा कोई ऐसा है कि मैं हर किसी के सामने गिरा दूँ। मैंने सब करके देख लिया। 3.5 महीने हो चुके थे। 3 फरवरी को घटना घटी है मेरे पति के साथ। कुछ हुआ नहीं, इसीलिए सीएम साहब, मैंने कहा शायद सीएम साहब है, पूरा अमला बैठा है, कलेक्टर बैठे हैं, जिला कलेक्टर बैठे हैं, एसपी, डीएसपी सब हैं, अभी आदेश दे देंगे तुरंत मेरा काम हो जाएगा, इसलिए उनके सामने गुहार लगाई थी। ऐसे नहीं लगाई थी सर। सब कुछ करके देख लिया, सब भटक के देख लिया, कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए ये मतलब सब जगह से हार के आपने एक तरह से गुहार लगाई, लेकिन वो आपके ऊपर ही उल्टी पड़ गई इस तरह की जो आपने जो किया। हालांकि आपने एक भावुक तरीके से आप सोचते थे कि मेरे जो पति के खिलाफ जो एक तरह से मामला है वो रफा दफा हो या जांच हो, इस तरह से आप चाह रही थी, वो उल्टा आपके ऊपर पड़ गया। रफा दफा क्यों हो सर, हमारे पास सबूत है, जांच करो। रफा दफा तो तब हो जब मेरे पति का कसूर और मैं रफा दफा करवाना चाहूँ। रफा दफा बिल्कुल नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी करो, वीडियोज है हमारे पास। रफा दफा क्यों? तो और आप मैं जांच चाह रही थी, तो उसके लिए आपने शिकायत दी, अलग अलग, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी अभी तक? हमारे केस को इधर से उधर पटका जा रहा है और हमें मानसिक तौर पे परेशान किया जा रहा है। क्योंकि रफा दफा तो तब कहूं जब मेरा कसूर हो, मैं कसूरवार हूं और उसको ढकने का मैं प्रयास करूं। नहीं, मेरे पास आज भी मेरे फोन पे वीडियोज है, आप अपना नंबर दीजिए, सारी वीडियो सेंड कर दूंगी कि झगड़ा कब हुआ, अपना बचाव हमने कहाँ किया और कैसे हुआ, सब कुछ है। वो आदमी, हम आरोपी जो है वो हमें मारने के लिए पंचायत घर में आया है, जो एक सरकारी संपत्ति है, सरपंच को बैठने के लिए दे रखी है उन्होंने। वहीं पे सरपंच पे अगर हमला होता है तो फिर क्या आम आदमी के साथ तो कभी भी हमला हो सकता है। हमारे गांव में एक मर्डर हो गया है। लो, तो जैसे कि वहाँ स्टेज पे आपने चुन्नी डाल दी, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह से प्रशासन उनका प्रशासन का रवैया था? मुख्यमंत्री जी कुछ तो बोल के गए होंगे उसके बाद भी आपको? मुख्यमंत्री जी तो ये बोल के गए, ले जाओ इसको, राजनीति कर रही है, गिरफ्तार करो इसको, ये बोल के गए हैं। मुख्यमंत्री जी यही बोल के गए थे और मुझे गिरफ्तार किया गया। फिर मुझे नजरबंद रखा गया शाम तक। मैं कोई आतंकवादी नहीं थी, अपनी मांग बता रही थी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बाप जब शाम को घर आता है तो वो बताता है ना कि आज दिन में मेरे साथ बड़े भाई ने ऐसे किया या कुछ किया, तो वो शिकायत करेगा। तो वैसे ही मैंने उनको बोला था, आप मेरे पिता तुल्य हो। जैसे कि आपने पूरी शिकायत बता दी कि आपका भाव ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री को ठेस पहुंचे, कुछ ऐसा आप चाहते थे कि कार्रवाई हो, दोषी के खिलाफ एक तरह से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो के आपके न्याय दिलाया जाए, इस तरह की आपकी मांग थी। तो अब आप क्या समझती हैं, जहां मुख्यमंत्री ने कह दिया कि राजनीतिक स्टंट है, इस तरह की बातें आ गई, अब आप किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं आपने उसके लिए, न्याय के लिए? न्याय के लिए मेरे साथ हर तबका, हर वर्ग मेरे साथ है।
अब तो वकील एसोसिएशन बार भी मेरे साथ है, तो हर भाई, हर बंद, हर मीडिया, सोशल मीडिया मेरे साथ है। तो एक दिन मेरे को न्याय मिलेगा, एक दिन इस सरकार को झुकना पड़ेगा और मुझे न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। गलत होता है वो आदमी ऐसे नजरें मिला के न्याय नहीं मांग सकता। अगर मेरे पति पे 452 मेरे पति उनके घर में घुसे हैं ना, तो मैं ऐसे निडर होके नहीं बोल सकती, मैं डरूंगी। मैंने कोई स्टंट नहीं किया। ये दुपट्टा है ना, मेरे बाप ने मुझे उड़ा के ससुराल भेजा था, फेंकने के लिए नहीं भेजा था। मेरे बाप की और मेरे ससुर की इज्जत है ये। जैसे कि अब जैसे सरपंचों के लिए आपने कहा कि सरपंचों से भी मैं माफी मांगती हूँ क्योंकि जो उनकी एक तरह से लड़ाई उसमें आप साथ नहीं थी। अब क्या सरपंचों के साथ आप लड़ाई में शामिल हैं? हाँ जी, अब मैं उनके लड़ाई में उनके साथ तो पहले भी थी। नीतियों का विरोध तो पहले भी था, ये नहीं था। मैंने आपको एक बात कही है कि मैं सरकार के नहीं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध हूँ। और नीतियां चाहे किसी भी सरकार की गलत होंगी, उनका विरोध मैं करती रहूंगी। और बात रही स्टंट की, तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि कोई मुझे टिकट का लालच नहीं है। किसी भी नेता के साथ आप मेरे को दिखा दो, किसी के साथ, किसी के पक्ष, किसी पार्टी के पक्ष में मेरा बयान दिखा दो, फिर मान जाऊंगी कि मैंने स्टंट किया। किसी एक नेता के, एक पार्टी के पक्ष में बयान दिखाओ मेरा। मैडम, जैसे आप बीच में ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव था, वो चाहते थे कि मंच में आकर आप लोग एक अनाउंसमेंट करें कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, प्रशंसा करके आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती, इस तरह की बात आप कह रही थी। वो पूरा क्या मामला था और कौन दबाव दे रहे थे जो कि इतना बड़ा एपिसोड बन गया? मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे ऊपर था, प्रेशर नहीं था। मतलब उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि देखो मैम, हमारे पास कोई सॉलिड नेता नहीं है सिरसा जिला में। एक दबंग नेता चाहिए हमें, एक महिला नेता चाहिए। जो हमारे पास हैं, जो साथ हैं, वो शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट वालों की सिरसा जिला जो है वो जाटों का जिला है। शेड्यूल कास्ट वालों की लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन नैना जोड़ को लोग सुन लेंगे। इसलिए ये था, मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप ज्वाइन कर लो। फिर मैंने कहा तो चलो। भाजपा एक तरह से कैंडिडेट की तलाश में थी और आपको अप्रोच कर रहे थे कि हाँ, अगर हाँ। नैना जोड़ आएंगे तो हम लोग यहाँ से चुनाव में आगे मैदान में उतार सकते हैं। हाँ हाँ, नैना जोड़ एक सॉलिड उम्मीदवार है, क्योंकि भाजपा को कहीं पिछली बार भी वो शायद तक चौथे या पांचवें नंबर पे रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि नैना जोड़ का काफी इस जिले में है, तो वो चाहती थी। फिर मैंने कहा चलो न्याय तो दो मुझे। अभी मैं आपकी पार्टी की सरकार है, सरकार में अब आपके पार्टी के सीएम है, सब कुछ मुखिया आप हो, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो न्याय तो दे दो। कहते नहीं, जब इधर आप मंच पे सरेआम तारीफ करोगे सीएम साहब की और पटका पहनोगे और उधर आपके पति पर से 452 हटेगी, तो मैंने कहा नहीं, नैना जोड़ अपने असूलों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ऐसे मुझे न्याय नहीं दिलाना। न्याय मिल जाएगा, देर सवेर मिल जाएगी, सरकारें बदल जाएंगी, शायद कोई तो अच्छा इंसान होगा, आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो मेरे साथ पूरी जनता है, पूरी मीडिया है, हर वर्ग, हर तबका, भाई बंद मेरे साथ है, मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो अभी तक अगर बात करें तो जैसे सरपंच का आपने चुनाव लड़ा, निर्दलीय रूप में रहे या किसी पार्टी का आपके ऊपर समर्थन था, किसी की थपकी लगाई हुई थी आपके ऊपर? मेरे ऊपर किसी की थपकी नहीं थी जी सर। मैंने तो निर्दलीय रूप से लड़ा। मैं आज भी बोलती हूँ, न्यूट्रल हूँ मैं। मेरा कोई किसी पार्टी के पक्ष में ना विपक्ष में, ना का उससे दोस्ती, ना का उससे बैर। तो उसके बाद जैसे कि जितना भी एक तरह से वो सिरसा में वो हुआ एपिसोड, उसके बाद मुख्यमंत्री से या कहीं मिलने की आपने कोशिश की, बातचीत करने का आपने प्रयास किया है कि हाँ, ऐसा मेरा भाव नहीं था कि आपको ठेस पहुंचे, मैं तो सिर्फ यही था कि मेरे जो पति हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो सही नहीं हो रही, उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके लिए आपने फिर दोबारा से प्रयास किया नहीं? मैं ही प्रयास करूं? मेरा दुपट्टा गिरा, मुख्यमंत्री जी को सह सम्मान मुझे मेरा दुपट्टा उड़ाना चाहिए था कि बेटा ये पैरों की में नहीं, तेरे सर का ताज है, हिंदुस्तान की लाज है और तेरे सर का ताज है, इसे तेरे सर पे होना चाहिए, मेरे कदमों में नहीं। मैं क्यों मिलूं? मिलना तो सीएम साहब को चाहिए। मैं वो क्यों प्रयास करूं? क्या उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आया हो, कोई बातचीत हुई हो उसके बाद? कोई प्रस्ताव नहीं आया, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आया, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में भी बोला कि हाँ कुछ हो गया, गलती से हो गया, कुछ भी हो गया। उनको एक स्टेटमेंट तो देनी चाहिए थी। वो उम्र में भी बड़े हैं, वो सीएम हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, पर लेकिन वो हरियाणा के सीएम हैं। वो एक एक आदमी का जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तो अब निरंतर आप उसके जो आपकी मांग है उसको लेके लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से आप मैदान में कूद गई हैं?
मैं निरंतर अपने लिए नहीं, सारी औरतों के लिए, जो बेसहारा औरतें हैं, जो जो ज्यादा, जिनको कानून की जानकारी नहीं है कि महिलाओं की क्या क्या कानून है, क्या क्या हक है, और उन जिन पे अत्याचार हो रहे हैं और जिनको मतलब उनका हक नहीं मिल रहा है, मैं सारी महिलाओं के हक के लिए लड़ूंगी, सबके हक के लिए खड़ी होंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी तबके और किसी भी धर्म जाति की महिला हो। मैं उस हर महिला के लिए लड़ूंगी। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, मुझे खड़ा होना है महिलाओं के लिए, क्योंकि आज नैना जोड़ आगे आ गई है, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जो आज के आज उनमें है, मतलब उनमें वो क्वालिटी तो है लेकिन दबी हुई है वो। चलो, आज हमारे आरएसएन के माध्यम से आप एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से या मुख्यमंत्री जी से, हाँ जी, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो या नहीं? मुख्यमंत्री जी को अपनी पद की गरिमा को समझते हुए और इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। ये समझे तो मुख्यमंत्री जी की भी बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं हुई, उन बहुत गलत मैसेज जाता है जनता के प्रति, तो उनको भी अपने पद का गरिमा को समझते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय करना चाहिए। दोषियों के ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज एक सरपंच पति के ऊपर सरेआम हमला हो जाता है, कल तो फिर कुछ और हो जाएगा, फिर आम लोगों को न्याय की उम्मीद कैसे है? फिर आज ऐसे हिंदुस्तान में कितनी औरतें हैं, आज भी 70% औरतों के ऊपर पति हाथ उठाते हैं, उनको जायज ठहराते हैं, क्यों? तो आपका कोई ऐसे दिल में कोई भावना नहीं थी कि चुन्नी नीचे डालने का, सिर्फ आप न्याय के लिए, मतलब बात रखने के लिए आप ये प्रयास कर रही थी? मैं कोई शूटिंग करने थोड़ी गई थी वहां की, मेरे को दुपट्टा डालना ही डालना है, मैं तो अपनी बात कहने गई थी। अगर मेरे को बात ही मतलब चुन्नी डालनी होती तो मैं सीधा ही डाल देती, क्यों उनका स्वागत करती, क्यों इतना सब कुछ करती, उनको गांव में आने नहीं देती। आज हमारे 3.5 लाख रुपए खर्च हुए मुख्यमंत्री जी के दौरे के पीछे। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसे नैना जोड़े, इनसे हमने बातचीत की, इनकी कोई ऐसी भावना नहीं थी। पहले भी हमने इस तरह के मुद्दे बहुत उठाए, बरवाला का परसा कांड था, वो भी हमने बातचीत की। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वो वीडियो देखी, फिर उनको वहाँ पे बुलाया और उनका आपस में बातचीत, समझौता हुआ कि गलतफहमी के शिकार कोई भी हो सकता है। उसी तरह से नैना जोड़ ने यही कहा है कि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी, मेरा तो सिर्फ एक मकसद था कि मेरे पति के ऊपर हमला हुआ था, उस दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसी हिसाब से उन्होंने न्याय मांगने के लिए एक तरह से उन्होंने दुपट्टा उसमें डालकर एक तरह से मुख्यमंत्री से अपील की थी। और ये भी थी, कार्यक्रम के दौरान जल्दी जल्दी हो रही थी, उस हिसाब से ये ना जल्दी भी ये सोचते हो सकता है मुख्यमंत्री मुझे टाइम ना दे, सिर्फ वो कह रहे हैं कि एक ही काम करूंगा मैं, तो ये कहते हैं 2-3 करो। इस बात को लेकर ये जल्दी हड़बड़ाहट में ये मतलब हो सकता है इन्होंने कदम उठाया हुआ, लेकिन इनका मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मुख्यमंत्री को ठेस पहुंचे, सिर्फ ये चाहते थे कि न्याय मिले। जी, हड़बड़ाहट में नहीं, मुख्यमंत्री जी वहां सिर्फ अपनी तारीफ सुनने आए थे। वो जो बंदे उन्होंने खड़े किए थे वो हमारे आसपास के गांवों के भी नहीं थे, हमने पूरी छानबीन की है, वो बीजेपी के बंदे थे। वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने आए थे। जो तारीफ कर रहे थे वो तो ठीक है, तारीफ नहीं कर रहे थे उनको बैठ जा बैठ जा बैठ जा। औरतों को तू करके बात करते हैं, तो फिर ये बताओ, कोई भी औरत है, आप तू करके कैसे बात कर सकते हो? बैठ जा माई, तू क्या करिए, चुप चुप बैठ बैठ। तो ऐसे वो तो तारीफ सुनने आए थे। तो अब देखो, तारीफ तो ऐसे तो कर नहीं सकते, अगर आप कुछ करते नहीं हो तो मैं ऐसे आपकी तारीफ कैसे कर दूंगी? तो सीएम साहब तो अपने बंदे लेके आए थे साथ तारीफ सुनने के लिए। वो बंदे हमने आसपास के गांव में पूछा, वो बंदे थे ही नहीं हमारे पास, आसपास के गांव के नहीं थे, पता नहीं कहां से वो पर्चियां निकाल रहे थे, वही बंदे खड़े कर रहे थे जो उनकी तारीफ कर रहे थे। तो सुनना भी सीखो, सहन करना भी सीखो। आप जिस पद पे हो, और लोग तो न्याय भी मांगेंगे, न्याय भी देना पड़ेगा। या तो आप पद पे मत रहो, पद पे रहोगे तो सब कुछ सहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। जी, इन्होंने अपनी बात एक बार फिर से रखी। उन्होंने कहा कि अगर पद में रहोगे, मुख्यमंत्री आप हैं, प्रदेश के आप एक तरह से मुखिया हैं, तो आपको सुननी भी पड़ेगी और करना भी पड़ेगा, क्योंकि लोगों की समस्या होगी तो उसको मतलब समस्या को हल करना आपका दायित्व भी बनता है। उसी तौर पे इन्होंने अपनी समस्या रखी, लेकिन वहाँ पे खेल कुछ और हो गया। आपने कह दिया कि ये तो राजनीति कर रही है, इस तरह की बात है, उसको लेकर वो कार्यक्रम वहीं समाप्त हुआ। और प्रदेश में पूरे के पूरे मतलब एक चर्चा का विषय बना कि एक सरपंच थी, उन्होंने अपनी चुन्नी मतलब उस पर जमीन पर फेंक दिया मुख्यमंत्री के सामने। उसको लेके मुख्यमंत्री की भी बदनामी हुई है, सरकार की भी बदनामी हुई है। अगर आप उस समय उन महिला को एक तरह से चुन्नी लेकर उनको देकर कहते थे बेटी कोई बात नहीं, आपकी समस्या हल करेंगे, तो एक तरह से समाधान हो सकता था और आपकी छवि भी अच्छी जानी थी। हरियाणा में जैसे आने वाले समय में चुनाव भी है, अगर महिला इस तरह से आगे बढ़ के आएंगी और अपने जो की समस्या अगर आपके सामने रखेंगे और समस्या को आप दरकिनार करेंगे, तो आप लोगों के लिए आने वाले समय में मुसीबत भी हो सकती है। लेकिन इन्होंने यही रिक्वेस्ट एक बार और की है कि मुख्यमंत्री मुखिया हैं, अगर समस्या को समाधान करे तो ज्यादा बेहतर है।